में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एग्रीकल्चर का है। चैप्टर नंबर 5 गुरुत्व के अधीन गति। इसके पहले आपके लिए मैं एक बोले दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, क्या हम किसी पाइप को यानी बोरिंग करने वाला पाइप है अगर इस पृथ्वी के अंदर हम डालते रहें तो क्या पृथ्वी को आर पार कर सकेगा? अगर नहीं कर सकेगा, अगर कर सकेगा तो भी बताइए, अगर कर सके तब भी बताइए। अगर नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। अब इसके पहले चैप्टर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? गुरुत्व के अधीन गति। पहली हेडिंग है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? मान लेते हैं दो पिंड हैं M1 और M2। M1 और M2 दो पिंड हैं, इनके बीच की दूरी r है। कितनी है? r मीटर है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F हो। क्या? इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F है। तो यहाँ से परिभाषा क्या होगी? देखो इधर, ब्रह्मांड में स्थित दो पिंड, ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के क्या होगा? तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती M1 M2 अपान r²। जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसे क्या कहते हैं हम? G आएगा। उसे क्या कहेंगे हम? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। उसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ पे एक G आया है, उसे क्या कहेंगे हम? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, नहीं, इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अंग्रेजी में लिख लेते हैं इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है इसका मात्रक। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। अगर इसकी विमा निकालने की बात करें तो विमा कैसे निकालेंगे? तो G बराबर कितना हो जाएगा? G बराबर कितना हो जाएगा? R/F यहाँ हो जाएगा, गुणा हो जाएगा r² F अपान, ये गुणा में है तो नीचे आएगा, यानी M1 M2 नीचे चला जाएगा यहाँ से। अगर इसकी विमा निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम? विमा। क्या निकाल रहे हैं? विमा। तो r² F, r की विमा क्या होती है? M। r क्या होता है? मीटर। तो मीटर की विमा क्या थी? L। L² लगाए तो L² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? L²। r की विमा, r को किस में नापते हैं? लंबाई में। लंबाई की किस में? L होता है, L²। F की विमा क्या होती है? M × A। F बराबर क्या होता है? M × A। M की विमा M होता है और A की विमा होती है LT-2। तो क्या हो जाएगा? MLT-2। इसकी विमा हो जाएगी MLT-2। ये दोनों द्रव्यमान हैं, तो द्रव्यमान क्या हो जाए? M × M। कितना हो जाएगा? M × M। एक M से एक M यहाँ पे कट जाएगा, M ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। L² यहाँ एक है, यहाँ पे दो हैं, तो L² कितने हो जाएंगे? यानी L कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे और T सिंगल है तो T माइनस कितना हो जाएगा? 2। तो विमा क्या निकल आई इसकी? M की घात -1 L³ T-2। ये हमारी इसकी विमा हो गई। अब बात करते हैं परिभाषा की। क्या थी परिभाषा? ब्रह्मांड में स्थित दो पिंड जिनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे तो ये जुड़ जाएगा, इसे F हो जाएगा,
ये रहेगा m1 m2 ऊपर आर स्क्वायर नीचे। जब इस निशान को हटाते हैं तो यहाँ पे एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आता है, मतलब g आया कैपिटल G, तो g m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब ये क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक, ये हो गया। इसकी विमा निकालेंगे तो विमा यहाँ से g के बराबर निकालेंगे तो ये यहाँ गुणा चला जाएगा, m1 m2 इसके नीचे आ जाएगा, तो g बराबर ये निकल आया। r को किस में नापते हैं, लंबाई होती है तो मीटर में नापते हैं तो l स्क्वायर हो जाएगा। f को किस में नापते हैं, mLt-2 होती है विमा इसकी। m1 m2 हैं, दोनों क्या हैं, द्रव्यमान हैं। द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होता है, m होता है, ये m है, ये भी m है, m से m एक कट जाएगा तो l कितना, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे t-2 है, t-2 है, m ऊपर जाएगा माइनस का, ये विमा निकला। अब नेक्स्ट हेडिंग है गुरुत्वीय त्वरण तथा नियतांक। नेक्स्ट हेडिंग है g तथा, क्या है नेक्स्ट हेडिंग, g तथा g में संबंध। नेक्स्ट हेडिंग है जी तथा जी में संबंध। मान लेते हैं यहाँ पर me द्रव्यमान की एक पृथ्वी है, यहाँ पे एक पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me है, उसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक, त्रिज्या r। और यहाँ पे एक पिंड है, एक यहाँ पर पिंड है जो पृथ्वी तल से r त्रिज्या की ऊंचाई पर ही स्थित है। कितनी, r त्रिज्या पर, उसका द्रव्यमान m है। ठीक, तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, g m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं me और re, तो r स्क्वायर गया तो यहाँ me ले रहे हैं तो यहाँ पे me हो जाएगा। यहाँ पे m1 है या m ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ m1 m2 होता तो m1 m2 ले लेंगे, अगर यहाँ पे me है, m है तो me है, m ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ से a बराबर न्यूटन का द्वितीय नियम है, F बराबर ma होता है, पढ़ा होगा, F बराबर ma। यहाँ से a है तो a क्या है, त्वरण है, तो इसको हम g भी ले सकते हैं, mg। तो यहाँ से g का मान निकाल लेते हैं। g का मान कितना निकलेगा, F अपान m, ये निकाला है गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा से। यहाँ पे लिख लेंगे गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा से, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा से क्या होता है, g बराबर F अपान m। जहाँ पर f है वहाँ पे f का मान रख लेंगे, यहाँ पर f है यहाँ पर तो f रखेंगे। यहाँ पर f का मान कितना है, g m अपान m r स्क्वायर, और नीचे कितना है, m है। सबसे नीचे कितना दिया है, m दिया। यहाँ से m, ये वाला m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, r स्क्वायर इसकी में गुणा हो जाएगा तो g r स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा g m e। ये हो गया हमारा सूत्र। चाहे यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, g बराबर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। क्या थी इसकी थ्योरी, कैसे लेंगे, माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r मीटर की दूरी पर की दूरी पर एक पिंड m स्थित है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर g m अपान r स्क्वायर होगा। अतः गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा से g बराबर F अपान m। F की वैल्यू यहाँ पे ये है इतनी, यहाँ पे F रख देंगे तो इतना हो जाएगा, और इसको काट लेंगे तो इतना आ जाएगा। इतना रखो चाहे रखो, दोनों क्या है, सही है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है पृथ्वी के नीचे, गुरुत्वीय तल के नीचे जाने पर, यानी पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। और यहीं से आपका क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट बोला था अभी इसके पहले, यानी पाइप पार होगा कि नहीं, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। मान लेते हैं एक पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह पर हम लोग रहते हैं, यहाँ से h गहराई तक हम जाते हैं नीचे। कितना गहराई तक, पाइप ले जाते हैं या स्वयं जाते हैं, h गहराई तक नीचे गए। इसकी त्रिज्या यहाँ पर केंद्र ये है, केंद्र से त्रिज्या कितनी होती है, r। केंद्र से त्रिज्या कितनी होती है, तो केंद्र से त्रिज्या r होती है। अब हम h गहराई तक आ गए हैं तो त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन होगा, तो त्रिज्या इतनी ही बचेगी। इतनी कितनी, पहले r तो अब हो जाएगी r माइनस h। अब कितनी हो जाएगी त्रिज्या, r माइनस h हो जाएगी। अब पहले मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान पूरा टोटल था me। अब अंदर जाने के बाद द्रव्यमान m डैश हो गया है।
पहले इस पे तल पे था गुरुत्वीय त्वरण जी, प्रति त्वरण कितना हो जाएगा जी। अब यहाँ पे हम पिंड लेकर आ गए हैं तो यहाँ पे पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा जी डैश। यहाँ पे पिंड है तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान यानी गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा जी डैश। तल पे था जी, अंदर आएंगे तो क्या था कुछ परिवर्तन होगा, जी डैश हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम थ्योरी निकालते हैं और सूत्र निकालते हैं, फिर लास्ट में उसका आंसर बताएंगे। देखो इधर क्या है, द्रव्यमान माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, त्रिज्या आरी हो तथा घनत्व डी हो। क्या है, ये द्रव्यमान है, ये त्रिज्या है और ये क्या है, घनत्व है, ये घनत्व है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या एमी, पृथ्वी की त्रिज्या आरी, द्रव्यमान एमी तथा घनत्व डी हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर, पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई बराबर कितना हो जाएगा, एम ई बराबर कितना हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है घनत्व इंटू आयतन। क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। आयतन क्या होता है, ये पृथ्वी गोला मान यानी अंडाकार वैसे है लेकिन गोला मानते हैं यहाँ पर, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पर, आर ई है तो यहाँ पे आर ई क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, गुणे घनत्व। घनत्व का मात्रक घनत्व क्या है, डी है, तो यानी इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब डी। ये हमारा एम ई बराबर निकल आया है। अब अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था जी तथा जी के में संबंध। क्या था वहाँ पे संबंध, स्मॉल जी बराबर जी, सूत्र क्या था वहाँ पर, जी आर ई स्क्वायर बराबर, जी आर ई स्क्वायर बराबर जी एम ई, यही था। जहाँ पर एम ई है वहाँ पर ये मान रख सकते हैं, तो जी आर ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जी एम ई का मान है 4/3 पाई आर क्यूब और डी। हमने सिर्फ क्या किया, एम ई का मान यहाँ पे हमने रख दिया है। अब देखो यहाँ से 3 आ रही हैं, कितने यहाँ पर आ रही 3 हैं, यहाँ पे आ रही कितने हैं 2 हैं, 2 कट जाएंगे तो एक यहाँ पे बच जाएगा ना यहाँ पर, तो बचेगा जी बराबर जी 4/3 पाई आर ई डी। ये जी बराबर निकल आया। इसी प्रकार जी डैश बराबर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार देखो इधर हम एच गहराई तक गए थे तब द्रव्यमान कितना रह गया है, एम डैश, तब द्रव्यमान एम डैश हो गया है, एम द्रव्यमान डैश हो गया। अब त्रिज्या कितनी बची, आर ई माइनस एच बची है, त्रिज्या बची आर ई माइनस एच। और घनत्व तो नहीं बदलता है, घनत्व तो उतना ही रहता है। घनत्व कितना रहेगा, जितना पहले था घनत्व तो उतना ही रहेगा। ठीक, अब जी डैश बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा मान, जहाँ पर आर ई है वहाँ पर क्या हो गया है, आर ई था पहले, अब क्या हो गया आर ई माइनस एच, मतलब जहाँ पे आर ई लिखा है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आर ई माइनस एच। जहाँ पर एम था, एम ई था, वहाँ पे एम डैश है तो एम डैश की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमें निकालना, तो जी क्या हो जाएगा जी 4/3, ये रख लिए 4/3 पाई रखा है, पाई है, आर ई लिखा है, ये कितना लिखा है आर ई, आर ई के सामने कितना आर ई माइनस एच, आर ई माइनस एच, अब इंटू टी, ये हमारा जी डैश का मान हो गया। ठीक, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, चलो यहीं आ जाएगा। अब समीकरण 1 भाग समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 क्या थी, जी वाली थी। ठीक, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जी डैश वाला लिख लेते हैं, यहाँ पर जी डैश अपान जी बराबर वो रखा है मान, तो जी बटे 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू टी, अपान में कितना है जी 4/3 पाई आर ई डी, जी 4/3 पाई आर ई डी। देखो डी से डी यहाँ कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो बचा यहाँ पर जी डैश अपान जी बराबर आर ई माइनस एच अपान आर ई। ये बचा है इतना ये बचा। अब देखो यहाँ से जी डैश ऐसे रखेंगे, यहाँ पर अपान जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आर ई के नीचे एक बार हम आर ई कर देते हैं, एच के नीचे एक बार आर ई कर देते हैं यहाँ से।
तो जी डैश अपान जी बचेगा बराबर 1 माइनस एच अपान आर ई बचेगा। ये हो गया। अब जी डैश बराबर निकालना है, तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी डैश बराबर जी यहाँ इसकी क्या जाएगा गुणा में आ जाएगा जी 1 माइनस एच अपान आर ई। ये हमारा वैल्यू निकल आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेपर आप फेयर कर लीजिएगा। यानी सूत्र यहाँ से क्या निकला, जी डैश बराबर जी बराबर 1 माइनस एच अपान आर ई, जी डैश बराबर ये इसके साथ में गुणा में हो गया है, बस इतना मान हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, जो हमने क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन निकाल के बता रहे हैं। सूत्र हमने क्या निकाला है, जी डैश बराबर जी, सूत्र हमने ये निकाला है। ठीक, क्वेश्चन क्या था, जब किसी पाइप को हम पृथ्वी के अंदर, मानते एक पाइप है, पृथ्वी की सतह से यहाँ तक गहराई लाते हैं, मानते पृथ्वी की त्रिज्या तक हम लाते हैं, यहाँ से कितनी है आर ई गहराई तक लाते हैं। पहले ऊंचाई कितनी थी, एच थी, अब कितनी है आर ई गहराई तक, यानी एच बराबर कितना हो गया आर ई। यानी किसी भी पाइप को हम पृथ्वी के केंद्र तक ले जाते हैं, मतलब त्रिज्या के बराबर ले जाएंगे तो एच बराबर आर ई हो जाएगा। तो जी डैश बराबर यहाँ से निकलेगा, जहाँ पे एच है वहाँ पे रखेंगे आर ई, तो 1 माइनस आर ई अपान आर ई। तो यहाँ से काटेंगे एक आएगा, तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस 1 से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो जी डैश बराबर जी इंटू 0, तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से भी 0 निकला है। मतलब जब किसी पाइप को हम पृथ्वी के केंद्र तक ले जाएंगे, केंद्र तक ले जाएंगे तब वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, पाइप के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा जो 0 हो जाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा तब पिंड पर लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, जी डैश का मान कितना है 0 है, तो पिंड का द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, यानी पिंड पे लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब बल भी नहीं, जब कोई वस्तु पर हम बल नहीं लगा पा रहे हैं तो वस्तु अंदर कैसे जाएगी। मतलब इसका ये हुआ, जब हम किसी पिंड को पृथ्वी के केंद्र तक ले जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र तक ले जाएंगे तब उसके आगे ना हम पिंड को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ पे लगने वाला पिंड पे बल 0 हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन मालूम हो गया। यानी पृथ्वी केंद्र तक ही हम पाइप को ले जा सकते हैं, उसके आगे पाइप नहीं जा पाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, वस्तु का भार। और देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और होते हैं। पृथ्वी के यानी जी में कहाँ कहाँ पे जी का मान अधिक होता है और कहाँ कहाँ पर जी का मान कम होता है। या जी का मान कहाँ पे अधिक कहाँ पे कम होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। लिख लेना अपना नोट्स में, ध्रुवों पर क्या होता है सर्वाधिक, मतलब अधिक होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। और विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर कम होता है, पर कम होता है। ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी वस्तु तथा वस्तु का भार। क्या होगा, वस्तु का भार। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वस्तु का भार। वस्तु का भार, वस्तु का भार किससे प्रदर्शित करते हैं, W। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वस्तु का भार। क्या होता है, किसी वस्तु का भार किसी बल, उस बल के बराबर होता है। क्या होता है, उस बल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचने में लगाती है। उस बल के बराबर होता है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचने में लगाती है। यानी कोई भी बल, हम जैसे रोड पे चलते हैं, अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो हम क्या उस पे रोड पे चल पाते, नहीं चल पाते, क्योंकि इसे चंद्रमा पे कम होता है। यानी अंतरिक्ष में क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, तो वहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो क्या तैरते रहते हैं और हवा में ही उनका काम होता है सब जो भी हो। ठीक, यानी W बराबर क्या होता है F, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो बल जिस बल के द्वारा खींचेगा वही वस्तु का क्या होगा, हमारा भार होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान में अंतर। द्रव्यमान तथा भार में अंतर। आप लोगों के पास बुक होगी तो आप बुक खोल के रख सकते हैं अपने पास में और देखते जाइए। द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग है द्रव्यमान तथा भार में अंतर। किसी वस्तु का द्रव्यमान जी पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जी पर निर्भर नहीं करता है, जबकि भार निर्भर करता है। क्या होगा,
जबकि भार g पर निर्भर करेगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है F, W बराबर F, तो W बराबर क्या हो जाता है mg। अगर g कम होगा तो भार भी क्या होगा, कम होगा, अगर g अधिक होगा तो भार भी क्या होगा, अधिक होगा। जहाँ पे g अधिक, पहाड़ों पर g का मान क्या होता है, छोटा होता है, पहाड़ों पर g का मान क्या होता है, छोटा होता है, तो वहाँ पर वस्तु का भार भी क्या होता है, कम होता है। ठीक, पृथ्वी के तल पर g का मान संतुलन अवस्था में रहता है तो उसका भार संतुलित अवस्था में होता है। नेक्स्ट हेडिंग है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त क्या होती है, जब कोई वस्तु, माना तो यहाँ पे एक वस्तु है स्थिर अवस्था में, जब कोई वस्तु एक स्थिर अवस्था से अपने दोनों तरफ इधर उधर इस प्रकार गति करती है। मान लीजिए कि वस्तु है, कुछ समय बाद यहाँ पर भी होगी, झूला जैसे झूलते हैं, यहाँ पे होता बैठते हैं पर इसे चलते हैं, फिर चलते हैं, यानी कुछ समय बाद यहाँ पे आएगी, कुछ समय बाद वहाँ पे जाती है। ये 3 बिंदु हैं मानती है जैसे। जब कोई वस्तु अपनी एक निश्चित अवस्था से यानी स्थिर अवस्था से अपने दोनों तरफ, झूला दोनों तरफ चलता है, अपने दोनों तरफ इस प्रकार गति करती है कि एक निश्चित समय पश्चात अपने एक स्थिर बिंदु तक पूर्व अवस्था से होकर गुजरती है। सेम है, झूला जैसे झूलते हैं यहाँ से हम, तो यहाँ जाता है झूला, फिर यहाँ ये ऐसा तो नहीं है यहाँ से उठकर सीधे यहाँ आ जाता है, तो यहीं से होकर आता है ना झूला, यही है परिभाषा। जब कोई एक पिंड एक स्थिर अवस्था से अपने दोनों तरफ, जब कोई पिंड अपनी स्थिर अवस्था से अपने दोनों तरफ इस प्रकार गति करता है कि एक निश्चित समय पश्चात वो अपनी पूर्व अवस्था से होकर गुजरता है। इस तरह पिंड की इस गति को सरल आवर्ती गति कहते हैं। ठीक, यही होते। अब इसके 2-3 नियम भी होते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। क्या होते हैं नियम, देखो इधर, पिंड एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु क्या है, ओ से अपने दोनों तरफ इधर और इधर गति करे। एक नियम तो ये हो गया, पिंड अपने निश्चित बिंदु से दोनों तरफ गति करे। ठीक, और दूसरा नियम क्या है, जब पिंड अपनी कुछ समय पश्चात अपनी पूर्व अवस्था से होकर गुजरे। पिंड क्या है, पिंड कुछ समय पश्चात पिंड अपने कुछ समय पश्चात अपनी पूर्व अवस्था से होकर गुजरे। वही जो परिभाषा थी वही इसमें लिखना है, पूर्व अवस्था से होकर गुजरे। तीसरा बिंदु क्या है, पिंड का त्वरण कोणीय विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी पिंड का त्वरण अपने विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये होता है अनुक्रमानुपाती। किसी पिंड का त्वरण अपने विस्थापन, माइनस क्यों लिया गया, इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, मतलब दूरी क्या है, इधर उधर माइनस लिए गए तभी माइनस लिया गया। किसी पिंड का त्वरण अपने विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। 3 नियम हो गए। क्या था, एक पिंड निश्चित बिंदु से अपने दोनों तरफ यानी इधर उधर गति करे। पिंड कुछ समय पश्चात अपनी पूर्व अवस्था से होकर गुजरे। दूसरा नियम क्या था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, किसी पिंड का त्वरण अपने विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये 3 नियम हो गए, ये सरल आवर्ती गति हो गई। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, हम बात करने वाले हैं सरल आवर्त गति के कुछ। नेक्स्ट हेडिंग है सरल आवर्त गति से कुछ संबंधित परिभाषाएं। पहली हेडिंग है कंपन। समझते हैं कंपन क्या होता है, फिगर की तरह से समझते हैं। मान लेते यहाँ पे एक कुछ है, मान लेते झूला टांगने के लिए छत में एक हुक लगी हुई है, वहाँ से ये एक झूला लगा है, क्या है, एक झूला लगा हुआ है। यहाँ से झूला स्टार्ट होगा तो झूला कुछ समय पश्चात यहाँ पे आएगा, यहाँ से धक्का देने पीछे जाएगा। अब यहाँ से आने के बाद अब यहाँ पे जाएगा, मतलब यहाँ से भी दूरी होगी कुछ, यहाँ से भी क्या होगी, दूरी होगी। मतलब यहाँ पे ए हुक है, बी पर यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर यहाँ पे ओ सेंटर है, यहाँ पे सी है। ठीक, जब कोई पिन, ये माध्य स्थित है, यहाँ पे हम बैठते हैं आराम से, पहले धीरे से, क्या है, माध्य स्थित, समझ में आया यहाँ से, यानी झूला है, यहाँ पे हम धीरे से पहले रोक के बैठते हैं, फिर यहाँ से कोई धक्का देता है हमें, तो यहाँ से जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थित के दोनों ओर इस प्रकार चक्कर लगाए, माध्य स्थित के दोनों ओर एक चक्कर लगाता है, तो इस पूरे एक चक्कर को क्या कहते हैं, कंपन या दोलन कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थित के दोनों ओर एक चक्कर पूरा करती है तो इसे कंपन कहते हैं। आयाम क्या होता है,
जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति की एक ओर जितनी दूरी तय करती है उसे आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से एक ओर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं। अब आवर्तकाल क्या होती है परिभाषा। आवर्तकाल देखो इधर, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। ये अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। क्या है, माध्य स्थिति के दोनों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल, ठीक, आवर्तकाल कहते हैं। ये हेडिंग है सरल लोलक। सरल लोलक की परिभाषा क्या होती है। जब कोई भार जिसका अधिक भार हो उस पिंड को, माना तो यहाँ पे एक हुक है, दृढ़ आधार है, ये क्या है, दृढ़ आधार, एक ये दृढ़ आधार है और ये एक रस्सी है जो देखा होगा आप, क्रेन वगैरह देखिए उसमें लोहे का तार होता है, जो स्लेब डालती हैं, स्लेब मशीन वाली होती है नहीं, उसमें भी एक लोहे का तार ही होता है, लचकदार होता है, लपट जाता था, यानी एक लचकदार, ये क्या है, तार, लचकदार तार, ये क्या है, लचकदार तार है। और यहाँ पे एक भार पिंड है जिसका भार अधिक है, ये दृढ़ आधार। जब कोई पिंड को एक दृढ़ आधार से लचकदार डोरी की सहायता से लटकाया जाता है, क्या होगी परिभाषा। जब किसी पिंड को दृढ़ आधार से लचकदार डोरी की सहायता से लटका दिया जाता है तो इस युक्ति को क्या कहते हैं, सरल लोलक गति कहते हैं। इसी युक्ति को क्या कहते हैं, जो ये युक्ति बनाते हैं हम, यही जो है, यही हमारी सरल लोलक कहलाती है। जब किसी पिंड को दृढ़ आधार तथा लचकदार डोरी की सहायता से एक भारहीन अधिक भार वाले पिंड को लटका दिया जाता है तो इस युक्ति को सरल लोलक गति कहते हैं। अब इसका एक फार्मूला होता है, वो ये मान लेते एक दृढ़ आधार है, इसकी सहायता से हमने एल लंबाई की डोरी में एक m द्रव्यमान के पिंड को लटकाया जिसका भार mg नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर दबाव कर रहा है, यानी नीचे की ओर लग रहा है, ठीक। अब यहाँ से हम इस पिंड को यानी धक्का देते हैं, झूला समझ लेते हैं, यहाँ से इसे धक्का दिया हमने तो यहाँ से पिंड उठकर यहाँ पे आ जाएगा। पिंड कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे B था, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, A पर आ गया है, कितना पर, A पर आ गया है। तब ये इसकी माध्य स्थिति है, इसे क्या कहेंगे हम, माध्य स्थिति। जब पिंड B माध्य स्थिति में हो तब इसको A की ओर धकेलने पर इसका बल mg नीचे की ओर तथा mg के दो घटकों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से, mg cos थीटा डोरी के तनाव के विपरीत कार्य करता है, यानी संतुलित करता है। यहाँ पे तनाव T ऊपर की ओर लगेगा तभी तो डोरी रुकेगी, नहीं तो नीचे टूट जाएगी डोरी। तनाव मतलब डोरी ऊपर की ओर खींचेगी, डोरी का तनाव ऊपर की ओर T तथा mg cos थीटा डोरी के तनाव को संतुलित करता है, mg cos थीटा डोरी के तनाव को संतुलित करता है। और mg sin थीटा, क्या इधर, mg sin थीटा डोरी के लंबवत लगता है, mg sin थीटा डोरी के लंबवत कार्य करता है। और ये डोरी यहाँ से थीटा कोण पे क्या होगी, विभाजित होगी। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई पिंड कोई दृढ़ आधार है, माने तो यहाँ पे दृढ़ आधार O है, क्या दृढ़ आधार O है। जब कोई पिंड दृढ़ आधार से L लंबाई की डोरी से m द्रव्यमान का पिंड बंधा हुआ है, माध्य स्थिति में है या बंधा हुआ है, तो इसका भार mg नीचे की ओर तथा जब इस पिंड को यानी धकेला जाता है तो या पिंड का भार mg नीचे की ओर तथा ये दो घटकों में विभाजित हो जाता है। पिंड पे लगने वाले दो बल mg cos थीटा और mg sin थीटा हैं। mg cos थीटा डोरी के तनाव को संतुलित करता है, mg cos थीटा जो है ये डोरी के तनाव को संतुलित करता है, जबकि mg sin थीटा डोरी पे लंबवत कार्य करता है, जो गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। देखो हम झूला झूलते हैं, ऊपर धकेलते हैं तो झूला नीचे की ओर कार्य करता है, मतलब ये जो है हम इधर कार्य करते हैं, ये इधर कार्य करता है, यानी गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। जब झूला यहाँ पे आ जाएगा तब ये इसे कार्य करने लगेगा।
ठीक। माना कोई पिंड m द्रव्यमान का पिंड दृढ़ आधार से l लंबाई की डोरी से बंधा हुआ है जिसका भार mg नीचे की ओर, तथा जब पिंड को धकेला जाता है तो यह a बिंदु पर पहुंच जाता है, तथा mg के mg दो घटकों में विभाजित हो जाता है, mg cos थीटा जो डोरी के तनाव को सहन करता है और mg sin थीटा जो डोरी के लंबवत कार्य करता है। अतः mg sin थीटा पर उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल F बराबर प्रत्यानयन बल mg sin थीटा प्रत्यानयन बल होता है जो F बराबर होता है माइनस mg sin थीटा। माइनस में क्यों लिया गया है? क्योंकि ये डोरी की विपरीत दिशा में कार्य करता है। Fg बराबर माइनस mg sin थीटा। अब यहाँ से हमने सूत्र पढ़ा था A बराबर F/m, यानी F बराबर ma होता है, तो यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो F/m। जहाँ पे F है वहाँ पर mg sin थीटा माइनस का रखेंगे, रखो माइनस mg sin थीटा अपान mg sin थीटा अपान m। यहाँ से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा माइनस g sin थीटा माइनस g sin थीटा। अब sin थीटा बराबर क्या हो सकता है, sin थीटा बराबर sin थीटा कितना होगा, sin थीटा बराबर a b अपान o l, यानी sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, लंब कौन सी है, यही है हमारी ए बी लंब थी, यही ए बी थी लंब, ए बी अपान ओ बी, तो ए बी अपान ओ ए बी की लंबाई कितनी दी है मालूम है। यहाँ पर मान लेते हैं x विस्थापन हो रहा है, कितना विस्थापन हो रहा है, x विस्थापन हो रहा है, तो माइनस जी ये x हो जाएगी, ये कितना है l है, तो x अपान एल गलती हो गई, x अपान एल कितना हो जाएगा, x अपान एल। तो यहाँ से a बराबर निकला, तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जी एक्स अपान एल। ठीक, जहाँ ये क्या है, ये एक नियतांक है, माइनस जी अपान एल एक नियतांक है, यहाँ ये एक नियतांक है, तो मतलब बचेगा ए अनुक्रमानुपाती माइनस एक्स, ए अनुक्रमानुपाती माइनस एक्स। ये हमारा सिद्ध हो गया, यही हमारा निकालना था, ये हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई अपान अंडर रूट स्थिरांक, स्थिरांक मतलब नियतांक, स्थिरांक ये था हमारा माइनस जी अपान एल, माइनस नहीं जी अपान एल, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जी अपान एल, एल कहाँ जाएगा, लास्ट में है तो ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा t बराबर में लेते हैं 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। ये हमारी परिभाषा हो जाएगी, ये हमारा आवर्तकाल का सूत्र। अब आती है सेकेंड लोलक, हेडिंग आती है सेकेंड लोलक, यहीं पे समझ लेते हैं, सिंपल सी परिभाषा है। सेकेंड लोलक वह लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है सेकेंड लोलक कहलाता है। आवर्तकाल कितना हो, 2 सेकेंड हो। आवर्तकाल वाला सूत्र ये देखा है, आवर्तकाल 2 सेकेंड हो, तो आवर्तकाल कितना है 2 है, तो आवर्तकाल 2 इसके स्थान पे कितना है 2 बराबर में कितना दिया है 2 पाई एल अपान जी, 2 पाई एल अपान जी अंडर रूट में है, 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, अंडर रूट जी यहाँ पर आ जाएगा और एल पाई एल यहाँ पे रहेगा अंडर रूट में। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ पर, तो जी बराबर पाई स्क्वायर एल निकल आएगा यहाँ से, जी बराबर पाई स्क्वायर एल। ये हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। आप इसको पूरी तरीके से फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, यानी फिर से शुरुआत। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको सॉल्व करके दे देंगे।